पूरा शिविर इस वक्त तनाव से भरा हुआ था। दिव्य तांत्रिक के आने से बाइजा दल के इन जवान योद्धाओं पर भारी दबाव था। अगर वो इसका हल नहीं निकालते तो उन्हें लड़ाई में नुकसान उठाना पड़ सकता था। जीना को छोटू से परेशानी हो रही थी। उसे नहीं लगा था कि छोटू इतना जिद्दी होगा। काफी सोचने के बाद उसने अपनी बहन लीना की ओर देखा। उसे लगा कि छोटू लीना की परवाह करता था, इसलिए उससे मदद मांगना सही होगा। जीना की नजरों को देखकर लीना ने डर से सिर हिलाया। क्योंकि छोटू मदद नहीं करना चाहता था तो लीना भी ज्यादा कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाई। जीना ने जब ये देखा तो वो बेबस हो गई। जैसे ही उसे और ज्यादा परेशानी होने लगी, छोटू ने अचानक उसकी ओर देखा और कहा, मेरे लिए मदद करना नामुमकिन नहीं है। जीना और बाकी लोग ये सुनकर चौंक गए और सबने उसकी ओर देखा। लेकिन बदले में मुझे इनाम चाहिए। इसे ऐसे समझो जैसे तुम मुझे कान पर रख रहे हो, छोटू ने शांत आवाज में कहा। किस इनाम की बात कर रहे हो? जीना ने चौंक कर पूछा। मुझे 10,000 परंजीव गोलियां चाहिए, छोटू ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। तुम बहुत ज्यादा मांग रहे हो। 10,000 परमजीव गोलियां? क्यों नहीं तुम सीधे जाकर किसी को लूट लेते? आसपास के बाइजा दल के सदस्य गुस्से में बोले। उन्हें लगा छोटू का ये इनाम कुछ ज्यादा ही था। छोटू ने मुस्कुराते हुए कहा, दिव्य तांत्रिक के साथ मुकाबला करने के सामने ये गोलियां कुछ भी नहीं है। इसके अलावा अगर तुम लड़ाई में उतरोगे तो शायद आधे लोग अपनी जान गंवा देंगे। क्या तुम्हारी जान 10,000 परमजीव गोलियों से कम है? बाइजा दल के कई युवा एकदम खामोश हो गए। उनके चेहरे पर निराशा झलक रही थी और सबने अपनी नजरें जीना पर टिका दी। जीना ने थोड़ी झिझक के बाद पूछा, क्या तुम्हारी मदद वाकई इतनी फायदेमंद होगी? छोटू ने जवाब दिया, कम से कम मैं उस दिव्य तांत्रिक को रोकने में कामयाब हो जाऊंगा। जीना ने फिर पूछा, तुम्हारी जीत की कितनी संभावना है? छोटू ने कहा, जब मेरी चोटें ठीक हो जाएंगी तो उसे हराने का मेरे पास 60% मौका है। दिव्य तांत्रिक के पास कई ताकतवर ताकतें और अजीब तकनीकें थी, पर छोटू के पास विनाशक पूर्वज निशान था जिससे उसे उससे लड़ने में आसानी होगी। छोटू की बातों ने सबको हैरान कर दिया, यहाँ तक कि जीना का चेहरा भी बदल गया। दिव्य तांत्रिक को हराने की काबिलियत ये कुछ ऐसा था जो सिर्फ एक परमजीव रैंक का योद्धा ही कर सकता था। क्या छोटू वाकई ऐसा कर सकता था? जीना ने सोचा और कहा, ठीक है, अगर तुम ये कर पाते हो तो मैं तुम्हें 10,000 परमजीव गोलियां दूंगी। ये सुनकर छोटू के चेहरे पर मुस्कान और फैल गई। उसने सबके सामने अपना हाथ आगे बढ़ाया। पहले मुझे कुछ एडवांस चाहिए। जीना के साथी स्तब्ध हो गए। ये क्या कर रहा था? तुमने अभी तक कुछ किया ही नहीं है। कौन जानता था कि तुम गोलियां लेकर भाग जाओगे या नहीं? एक सदस्य ने बड़बड़ाया। छोटू ने जवाब दिया, मुझे अपनी चोटों से उभरने के लिए गोलियों की जरूरत है। जीना मजबूर थी। वो जानती थी कि छोटू को गोलियां चाहिए थी, पर उसने नहीं सोचा था कि वो इतनी जल्दी में होगा। जीना ने कहा, 10,000 गोलियां जुटाना आसान नहीं है। हमारे बाइजा दल को महीने में मुश्किल से 1,000 गोलियां मिलती है। मैं कोशिश करती हूँ उन्हें इकट्ठा करने की। क्या ये ठीक रहेगा? छोटू ने सहमति में सिर हिलाया और गाड़ी की तरफ बढ़ते हुए बोला, जल्दी करना। मैं अगले 2 दिन में अपनी चोटों को ठीक करने की पूरी कोशिश करूंगा, नहीं तो दिव्य तांत्रिक का हमला होने पर हमें परेशानी हो जाएगी। जीना ने छोटू को गाड़ी में चढ़ते देखा तो वो थोड़ी दंग रह गई। लीडर जीना, क्या वो सच में भरोसेमंद है? भले ही वो ताकतवर हो, पर एक दिव्य तांत्रिक से लड़ना आसान नहीं है। बाइजा दल के एक सदस्य ने संदेह के साथ धीरे से कहा। बाइजा दल के बाकी युवा भी सहमति में सिर हिलाते रहे। उन्हें छोटू की ताकत पर संदेह था, लेकिन उसकी भयानक आभा के कारण वो सामने आकर सवाल करने की हिम्मत नहीं कर पाए। जीना ने धीरे से कहा, आज रात हमारे ऊपर हमला करने वाले राक्षसों को शायद किसी ने काबू किया था। केवल वही जो अपनी मानसिक शक्ति को दिव्य तांत्रिक के लेवल तक ले गया हो, सिर्फ वही ऐसा कर सकता है। पिछले कुछ दिनों से मैं ध्रुव को देख रही हूँ और मुझे नहीं लगता कि वो हवा में बात करता है। इसके अलावा हमारे पास अभी ज़्यादा विकल्प नहीं है।
हमें करिश्माई आत्मा फल चाहिए ताकि मैं परमजीव रैंक तक पहुंच सकूं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो अगले 5 दलों के मुकाबले में हमारा कुछ हासिल करना मुश्किल होगा। जीना ने अपने हाथ को कसते हुए कहा। दल के बाकी योद्धा भी इसकी बातें सुनकर बस सिर हिला सके। उन्हें भी समझ आ गया था कि दल से किसी और बुजुर्ग की मदद मंगवाना अब मुमकिन नहीं था। फिलहाल हमें बस उम्मीद करना होगा कि वो सच में दिव्य तांत्रिक का मुकाबला करने में कामयाब हो। जीना ने गहरी सांस लेते हुए कहा और गाड़ी में बैठते हुए छोटू की ओर देखा। वीना ने बहुत तेजी से काम किया। महज आधे घंटे में 10,000 परमजीव गोलियां छोटू के हाथों में थी। उसकी इस काम से छोटू बेहद खुश हो गया। छोटू गाड़ी में बैठ गया। यह गाड़ी उस पिछली गाड़ी से बेहतर थी जिस पर छोटू पहले बैठता था। पहले वो बाइजा दल से ज्यादा मोलजोल नहीं रखना चाहता था, पर अब जब वो उनकी मदद कर रहा था तो उसे इस पर अधिकार जताने में कोई झिझक नहीं थी। तुम पैसे दो, मैं काम शुरू करता हूँ। ये तो बहुत सही सौदा है। बेशक छोटू के मन में भी अपनी योजनाएं थी। उसे भी करिश्माई फल में दिलचस्पी थी। अकेले के लिए इसे पाना मुश्किल था, पर बाइजा दल के साथ मिलकर ये काम आसान हो सकता था। आखिर में सामान का बंटवारा कैसे होगा वो बाद में देखा जाएगा। छोटू वैसे भी ऐसा इंसान नहीं था जो किसी भी तरह का नुकसान सहन करे। छोटू ने अपने पास रखे बैग से थोड़ी परमजीव गोलियां निकाली। तुरंत बैग से एक शक्तिशाली ऊर्जा निकलने लगी। इन गोलियों में परमजीव शक्ति भरी हुई थी जिससे किसी भी चोट को ठीक किया जा सकता था। परमजीव रैंक के योद्धा के लिए शरीर पूरी तरह नष्ट ना हो तब तक ठीक होना मुमकिन होता था। शरीर की जीवन शक्ति टूटे अंगों को भी ठीक कर सकती थे। अगर छोटू इस रैंक पर पहुंच चुका होता तो उसकी चोटें पहले ही ठीक हो जाती। छोटू ने बैग से गोलियां निकाली जो धीरे धीरे उसके चारों ओर घूमने लगी, जिससे गाड़ी में परमजीव शक्ति फैल गई। छोटू ने गहरी सांस ली और अपने अंदर से विनाशक शक्ति को सक्रिय किया। विनाशक शक्ति के बाहर आते ही गाड़ी में फैली परमजीव शक्ति तेजी से छोटू के शरीर में जाने लगी। उसके शरीर की टूटी हुई हड्डियां और मांसपेशियां ठीक होने लगी। अगले कुछ दिनों तक छोटू गाड़ी से बाहर नहीं निकला। उसका सारा समय छोटू को ठीक करने में लगा रहा। 10,000 परमजीव गोलियों की शक्ति के चलते छोटू की चोटें उम्मीद से कहीं जल्दी ठीक होने लगी। छोटू की इतनी तेजी से ठीक होने की वजह उसकी विनाशक निशान था। कोई साधारण व्यक्ति या कोई आम योद्धा इतनी गोलियों के बावजूद भी छोटू के जैसा तेजी से इसे अफसोसित नहीं कर पाता। उस रात हुए जानवरों के हमले के बाद ऐसा हमला फिर नहीं हुआ। शायद पिनारो का दल भी बाइजा दल से सीधे टकराने से बच रहा था जब तक कि करिश्माई आत्मा फल उन्हें ना मिल जाए। अगर उसके बाद भी कोई संघर्ष होता तो इसका फायदा किसी और को भी मिल सकता था। इस अस्थायी शांति का छोटू ने पूरा फायदा उठाया। वो खुद को ठीक करने में लगा रहा और बाइजा दल के सदस्य उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं करते। कभी जीना जरूरी चीजें भेजने के लिए लीना को भेज देती थी, जिससे उसका इलाज पहले से बेहतर हो गया था। इस शांति के बीच काफिला धीरे धीरे करिश्माई आत्मा फल के द्वीप के गहरे हिस्सों में पहुंच गया। हर कोई महसूस कर रहा था कि उनके चारों ओर मौजूद लोगों की तादाद बढ़ती जा रही थी। छोटू की गाड़ी के अंदर एक ताकतवर परमजीव शक्ति और निर्वाण शक्ति का बुलबुला फूट रहा था। छोटू के सिर के ऊपर एक भंवर बन गया था जो तेजी से निर्वाण शक्तियों को और परमजीव शक्तियों को उसके शरीर में डाल रहा था। छोटू के शरीर पर हरे रंग की हल्की चमक उठी और उसके शरीर में ताकत का संचार होने लगा। जैसे ही उसकी आंखें खुली उनमें एक तेज चमक दिखाई दी। उस पल ऐसा लगा मानो हवा भी कांप उठी हो। छोटू ने काली हवा का एक लंबा घूंट बाहर निकाला। इसके बाद उसका शरीर हल्का झटका खा गया और उसके अंदर की हड्डियों से हल्की चटकने की आवाज़ें आने लगी। साथ ही एक हल्की ड्रैगन की दहाड़ जैसी आवाज़ भी गूंज उठी। मेरी सारी चोटें आखिरकार ठीक हो गई है। छोटू ने अपने दोनों हाथ कसकर जकड़ लिए। शरीर में वापस लौटी ताकत को महसूस करे उसे बेहद खुशी हुई। इस अजनबी जगह में केवल अपनी ताकत ही उसे सुरक्षित महसूस करा सकती थी। लेकिन ये सफ़र यहाँ ख़त्म नहीं हुआ है। छोटू ने
खुद से मुस्कुराते हुए कहा। उसे महसूस हो रहा था कि वो अब 8वें पड़ाव के निर्वाण के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका था और 9वें पड़ाव में कदम रखने वाला था। छोटू ने अपना हाथ घुमाया और अपने पोटली से कुछ 4000 परांजीव गोलियों को बाहर निकाल लिया। एक इशारे के साथ उसने विनाशक शक्ति को एक्टिवेट कर दिया और सामने के एक काले भंवर में बदल गया। 4000 परांजीव गोलियां भंवर में समाने लगी और एक विशाल शक्ति में बदलकर छोटू के शरीर में बहने लगी। जैसे ही ये ताकत उसके शरीर में घुसते गई, उसका शरीर हल्का लाल हो गया और उसकी आंखों में भी एक तेज चमक उभर आई। तेज और खौफनाक ऊर्जा की लहरें उससे निकलने लगी। आखिरकार छोटू 9वें पड़ाव के निर्वाण तक पहुंच चुका था और उसका 9वें पड़ाव का निर्वाण क्लेश शुरू हो गया था।